चर्चा बरेली के कवि सम्मेलन और एक आत्महत्या की। ये बात है 1937-1938 के आसपास। हमने एक एपिसोड में बात की थी हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी श्यामा की, जिनके असामयिक निधन के बाद बच्चन साहब गहरे शोक में चले गए थे और कविताओं या कवि सम्मेलनों से उन्हें जैसे विरक्ति हो गई थी। जाते थे तो मन को राहत देने के लिए, स्वांतः सुखाय। इसी के कुछ समय बाद की बात है, बरेली से कवि गोष्ठी का न्योता आया और कुछ परिचितों के काफी कहने मनाने पर बच्चन जी कवि सम्मेलन के लिए तैयार हो गए। मन तो नहीं था, फिर भी ट्रेन पकड़ के बरेली पहुंचे। उन दिनों इलाहाबाद से प्रतापगढ़ और वहां से एक पंजाब मेल सुबह 10 बजे चल के शाम तक बरेली पहुंचा देती थी, मगर ट्रेन काफी विलंब से पहुंची, रात हो चुकी थी। वहां उन्हें लेने जो विद्यार्थी आए उनमें एक नवयुवक था, लंबा दुबला गोरा, बड़ा उतावला सा बच्चन जी के पास आया। दोनों हाथों से बच्चन जी का हाथ पकड़ लिया और तांगे में उनके साथ बैठा रहा, बराबर हाथ पकड़े हुए। कह रहा था, बच्चन जी आप नहीं जानते आपने यहाँ आके मेरे जीवन की कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। आपके इस एहसान को मरते दम तक नहीं भूलूंगा। उसे बच्चन साहब की करीब सारी कविताएं याद थी। उसने रास्ते में कई कविताएं भी सुना दी और फरमाइश की कि बच्चन साहब अगले दिन उसकी पसंद की कविताएं सुनाएंगे। कवि सम्मेलन के दौरान भी वो सबसे आगे बैठा रहा और बड़ी तल्लीनता से सुनता रहा। इस सम्मेलन में बच्चन जी ने आखिरी कविता जो सुनाई थी, 5 पुकार, उसका अंतिम पद इस तरह से है। 2 दौर न चलने पाए थे इस तृष्णा के आंगन में, 2 दौर न चलने पाए थे इस तृष्णा के आंगन में, डूबा मदिरालय सारा मतवालों के क्रंदन में, डूबा मदिरालय सारा मतवालों के क्रंदन में। यमदूत द्वार पर जब आया ले चलने का परवाना, गिर गिर टूटे सब घट प्याले, बुझ दीप गए सब एक क्षण में। यमदूत द्वार पर जब आया ले चलने का परवाना, गिर गिर टूटे सब घट प्याले, बुझ दीप गए सब एक क्षण में। सब चले किए सिर को नीचे, सब चले किए सिर को नीचे, ले अरमानों की झोली, गूंजी मदिरालय भर में, लो चलो चलो की बोली। सब चले किए सिर को नीचे, ले अरमानों की झोली, गूंजी मदिरालय भर में, लो चलो चलो की बोली। यहाँ कहते हैं कि इस मदिरालय में या प्यास के इस आंगन में 2 दौर भी नहीं हुए थे, उसके पहले ही यमदूत आ गया कि आपको चलना है। जो घट प्याले थे वो ऐसे ही रह गए, सारे दीप ऐसे ही बुझ गए, और जिसके अरमानों की जो झोली थी वो भी यूं की यूं ही रह गई। मदिरालय में बस एक आवाज आती थी, चलो चलो, कि बस अब चलना है। खैर, सम्मेलन के बाद जब बच्चन साहब वापसी वाली ट्रेन में बैठे तो वो नवयुवक भी उनके साथ हो लिया और कहा कि उसे भी कहीं जाना है। फिर वो दूसरे डब्बे में चला गया। सुबह 4 बजे जब साथ के मुसाफिरों के शोर से नींद खुली तो बच्चन साहब ने देखा कि ट्रेन कहीं रुकी हुई थी। हर तरफ शोर था कि कोई ट्रेन से कटकर मर गया। लोगों की भीड़ में बच्चन साहब ने जाके देखा तो हृदय विदारक दृश्य देखकर सिहर गए। ये वही नवयुवक था जिसने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली थी। उन्हें याद आया कि युवक का व्यवहार सामान्य तो था नहीं। फिर जैसे एक प्रश्न का तमाचा सा लगा, क्या इसकी आत्महत्या के लिए तेरी कविता उत्तरदायी है? अब मधुशाला आत्महत्या के लिए प्रेरित तो नहीं करती, किंतु उसमें जो अवसाद है, दर्द है, पढ़ने वाले कई बार अपने दर्द को उसके साथ जोड़ लेते हैं। अब जैसे ये पंक्तियां हैं, कुचल हसरतें कितनी अपनी हाय बना पाया प्याला, कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला। कुचल हसरतें कितनी अपनी हाय बना पाया हाला, कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला। पी पीने वाले चल देंगे हाय न कोई जानेगा। यहाँ कहते हैं कितने भावों, अरमानों, कल्पनाओं, अनुभवों, दर्द और उलझनों के जोड़ और रस से बनी है मधुशाला।
कविता पढ़ने वालों में हर कोई कवि का दर्द थोड़े ही जान पाता है। पी पीने वाले चल देंगे, हाय न कोई जानेगा, कितने मन के महल ढहे जब खड़ी हुई यह मधुशाला। कविताएं कवि के मन की बात होती हैं, उसके अपने अनुभव, अपने विकारों का चित्रण। किंतु होता ये भी है कि सुनने और पढ़ने वाले उसमें अपने अनुभवों को तलाश कर लेते हैं। जब ऐसा होता है तो कुछ असर होना भी लाजमी है। जैसे ये पंक्तियां हैं, जीवन में शेष विषाद रहा, कुछ टूटे सपनों की बस्ती, मिटने वाली यह भी हस्ती। जीवन में शेष विषाद रहा, कुछ टूटे सपनों की बस्ती, मिटने वाली यह भी हस्ती। अवसाद बसा जिस खंडहर में, क्या उसमें ही उन्माद रहा, जीवन में शेष विषाद रहा। अवसाद बसा जिस खंडहर में, क्या उसमें ही उन्माद रहा, जीवन में शेष विषाद रहा। यह खंडहर ही था रंग महल, यह खंडहर ही था रंग महल, जिसमें थी मादक चहल पहल, लगता है यह खंडहर जैसे पहले न कभी आबाद रहा, जीवन में शेष विषाद रहा। यह खंडहर ही था रंग महल, जिसमें थी मादक चहल पहल, लगता है यह खंडहर जैसे पहले न कभी आबाद रहा, जीवन में शेष विषाद रहा। यहाँ कहते हैं कि जीवन में तो काफी कुछ था, रंग महल, मादक चहल पहल, सपने, किंतु आप केवल अपने दुख के पलों के बारे में सोच रहे हैं तो जीवन में सिर्फ वो विषाद ही शेष बचेगा। इसीलिए कहते हैं थिंक पॉजिटिव, अच्छी चीजों के बारे में सोचें। जीवन में थे सुख के दिन भी, जीवन में थे दुख के दिन भी। जीवन में थे सुख के दिन भी, जीवन में थे दुख के दिन भी, पर हाय हुआ ऐसा कैसे, सुख भूल गया दुख याद रहा। पर हाय हुआ ऐसा कैसे, सुख भूल गया दुख याद रहा, जीवन में शेष विषाद रहा। जीवन में शेष विषाद रहा। इसके बाद कई दिन तक बच्चन साहब का मन कचोटता रहा कि क्या उनकी कविता वाकई इतनी निराशावादी है कि कोई आत्महत्या के लिए ही प्रेरित हो जाए। कविताओं की आलोचना तो खूब होती थी, लेकिन अपने जीवन से परेशान कोई व्यक्ति कविताएं सुन के इस अवस्था में पहुंच जाए कि ऐसा कदम उठा ले, इसका प्रमाण पहली बार देखा। एक सवाल सा उठा कि उनकी कविता कहीं मॉर्बिड तो नहीं। मॉर्बिड यानी विकारग्रस्त, अस्वस्थ, अस्वाभाविक या जैसे अननेचुरल होता है। एक पुराने इंग्लिश के कवि थे ए.ई. हाउसमैन। उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनका पहला कविता संग्रह आया तो पढ़ के कई युवकों ने आत्महत्या कर ली थी। और उनकी कविता तो वाकई ऐसे लोगों की पीठ थपथपाती थी। जैसे ये सुनिए, एंड इफ योर हैंड और फुट ऑफेंड यू, कट इट ऑफ लैड एंड बी होल, बट प्ले द मैन, स्टैंड अप एंड एंड यू व्हेन योर सिकनेस इज योर सोल। अगर तुम्हारे प्राण ही तुम्हारी पीड़ा बन गए हैं तो मर्द बनो, उठो, प्राणों का ही अंत कर दो। लेकिन हाउसमैन साहब ने खुद कई कटु अनुभवों के बाद भी आत्महत्या नहीं की और बाकायदा 80 साल जिए। कर्म का चक्र, मनुज की मृत्यु, रही अनबूझ पहेली एक। ये वो समय था जब बच्चन साहब अपनी पत्नी श्यामा के शोक में डूबे थे और करीब 1 साल तक कोई कविता नहीं लिखी थी। इस घटना ने बच्चन जी को जैसे आत्मचिंतन पर विवश किया और यहाँ से एक तरह से उनकी कविताओं ने एक अलग ही दिशा ले ली। और ये बात वैसी ही हुई जैसे कवि अपनी कविताओं के बहाव का रुख खुद एक चट्टान की तरह खड़ा होके मोड़ रहा हो। धार को भी अति प्रबल विपरीत उसके मोड़ देता, धार को भी अति प्रबल विपरीत उसके मोड़ देता। मैं स्वयं करता रहा हूं जिस तरह प्रतिरोध अपना, मानवों में कौन मेरा उस तरह से कर सकेगा। मैं स्वयं करता रहा हूं जिस तरह प्रतिरोध अपना, मानवों में कौन मेरा उस तरह से कर सकेगा। और जब अंधेरा हो तो दीपक जलाना कब मना है। कवि अपनी कविताओं में गहन अंधकार देख सकता है तो सुबह की उजली लालिमा भी तो दिखा सकता है। वह पटले आई बोली देखो एक तरफ,
वह पटले आई बोली देखो एक तरफ जीवन उषा की लाल किरण बहता पानी। जीवन उषा की लाल किरण बहता पानी। उगता तरुवर खरचोंच दबा उड़ता पंछी छूता अंबर को धरती का अंचल पानी। दूसरी तरफ है मृत्यु मरुस्थल की संध्या। दूसरी तरफ है मृत्यु मरुस्थल की संध्या। मैं राख धुएं में धंसा हुआ कंकाल पड़ा। मैं राख धुएं में धंसा हुआ कंकाल पड़ा। लेकिन मैंने जीवन देखा, जीवन का गान किया। मैंने जीवन देखा, जीवन का गान किया। बात बरेली की है तो बताते चलें कि बरेली में अपने इस पहले कवि सम्मेलन के वक्त बच्चन बाबू ने कभी नहीं सोचा था कि कुछ साल बाद इसी शहर में जिंदगी के सफर में एक बड़ा ही आकर्षक सा मोड़ आने वाला है। ये मोड़ क्या था ये अगले अंकों में बताते हैं। लेकिन क्या था बरेली में ऐसा? नियति ने अपने मोहरे बिठाना शुरू कर दिया था, अब बस समय का पासा पड़ना बाकी था। आज यहीं विराम लेते हैं। मैं हूं अरिसुदन। हिंदी कविताओं की इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं बच्चन साहब की मधुशाला की, उनसे जुड़ी कहानियों की, कुछ अनुभवों की। आपको कैसा लगा बताइएगा। आप अपने सुझाव और विचार एप्पल आईट्यून्स या इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें और चाय कॉफी पीते रहें।